होने वाली पूछताछ से दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूछताछ दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रसाद को आमने सामने बैठाकर होगी। करिश्मा की चैट से ही दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था, जिसमें ड्रग्स का जिक्र था, और इसके बाद एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को तलब किया है। करिश्मा से सोमवार को एनसीबी ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी और आज फिर उनको बुलाया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान करिश्मा ने 2017 की व्हाट्सएप चैट की बात कबूल की, लेकिन ड्रग्स की बात से वो मुकर गई। पूछताछ में करिश्मा ने बताया कि वो सिर्फ सिगरेट पीती हैं और दीपिका ने कभी ड्रग्स नहीं ली। करिश्मा के साथ पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हैं, जबकि 9 साल से वो कुआन के लिए भी काम कर रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलने पहुंचे पीटीआई शिक्षकों ने खूब बवाल किया। हरियाणा सरकार ने फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले इन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद से वो अपनी नौकरी वापस पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए वो चरखी दादरी के रेस्ट हाउस के बाहर भी इकट्ठा हुए, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनकी पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वहां के दौरे पर थे और रेस्ट हाउस पहुंचने वाले थे। जैसे ही पीटीआई शिक्षकों को यह बात पता चली, वो अपना विरोध जताने के लिए वहां पहुंच गए। पुलिस को पहले से ही बवाल होने का अंदेशा था, लिहाजा उसने जगह जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोग एक तूफान की तरह आए। उन्होंने सारे बैरिकेड गिरा दिए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नौबत यह आ गई कि गुस्साए लोगों ने बैरिकेड से पुलिस वालों को धक्का देकर पीछे हटा दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया गया कि इस हंगामे में कुछ लोग घायल भी हुए। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका को फटकार लगाई है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि इस मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताई और मुंबई महानगर पालिका की ओर से कंगना के दफ्तर पर आनन फानन में की गई कार्रवाई पर सवाल पूछे। अदालत ने 2 टूक सवाल किया कि क्या बीएमसी दूसरे मामलों में भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई करती है जितना उसने इस मामले में की। साथ ही कोर्ट ने कंगना को मिले नोटिस पर भी उसे फटकार लगाई और बीएमसी को 28 सितंबर तक अदालत को जवाब देने को कहा। दक्षिण अफ्रीका के गॉटिंग प्रांत से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर एक चोर का पीछा करती थी। आरोपी वहां से एक कार चुराकर भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। उसे पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। सामने आए एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता दिखा। उसे सामने से आते देख आरोपी ने गाड़ी घुमा ली और वो दूसरी तरफ निकल गया। पुलिस की एक गाड़ी, मोटरसाइकिल और एक हेलीकॉप्टर ने उसका पीछा शुरू कर दिया। उसे चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां भी चलाई गईं। हाईवे पर आने के बाद आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। वो कुछ ही सेकंड में पुलिस से काफी दूर निकल गया। मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहे पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी के पिछले वाले पहिए पर कई गोलियां भी चलाईं और वो इसमें कामयाब भी हो गया। गाड़ी का पिछला टायर गोली लगने से फट गया और आरोपी की कार डगमगाते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठे पुलिस वाले ने कई और गोलियां चलाईं, जिससे कि वो भाग नहीं सके। काफी कोशिश के बाद कार चुराकर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया गया। बीती रात पाकिस्तान ने एलओसी पर उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए भारतीय इलाकों में गोलाबारी की है। यह लगातार दूसरा दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से भारतीय इलाकों में गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का भारतीय फौज ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरह से ही बीती रात करीब 10 बजे गोलाबारी की गई। ये गोलाबारी पुंछ के देवगार सेक्टर में की गई, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इस तरह की गोलाबारी की जाती है। तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में चुनावी बिगुल बज गया। वहां 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। कोरोना काल में होने वाला यह पहला सबसे बड़ा चुनाव, जिसके लिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ सामने आया और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने उम्मीद जताई कि आम जनता पूरे उत्साह के साथ मतदान का हिस्सा बनेगी। वो जो मौका उसको है अपनी सरकार मतलब एक वोट देने का, वो ज्यादातर लोग हमारी अपेक्षा है कि लूज करना नहीं चाहेंगे। 2015 में बिहार की 243 सीटों पर 5 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने इसमें कमी कर दी। बिहार में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया का स्वरूप साफ कर दिया है। अब तक बिहार में होते रहे 5 से 6 चरणों के चुनाव को कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 3 चरणों में समेट दिया है। चुनाव आयोग ने महामारी की वजह से प्रचार में भी कई बंदिशें लगाई, जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों के ऐलान के साथ ही ये सारे नियम भी बताए।
न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इस बार के चुनाव में सुरक्षा के नए पैमाने होंगे और पार्टियों को चुनाव प्रचार और नामांकन के दौरान 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा नामांकन करने जाते समय उम्मीदवार अपने साथ केवल 2 गाड़ियां ले जा सकते हैं, जबकि डोर टू डोर कैंपेन में उम्मीदवार समेत केवल 5 लोगों को जाने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया। हालांकि ये सुविधा नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं होगी। इसके अलावा एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता वोट डालेंगे और कोरोना मरीज आखिरी के 1 घंटे में ही वोट डाल पाएंगे। बिहार में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा, जिनके नतीजे दिवाली से 4 दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को आ जाएंगे। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की तारीफ की और समय पर चुनाव कराने के फैसले पर खुशी जताई। पूरी स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है, चुनाव तो समय पर ही हो जाएगा, ये अच्छी बात है। इस बीच आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आई और तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। तो नीतीश जी की विदाई तय है। एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारेगी। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच का सामना कर रही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की साल 2017 की उनकी कुछ व्हाट्सएप चैट उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इस चैट में दीपिका, उनकी मैनेजर करिश्मा और जया के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें ड्रग्स का भी जिक्र है। इसी एक जगह दीपिका पादुकोण करिश्मा से किसी अमित के जरिए हैश मतलब हशीश लाने को की भी बात करती हैं। साथ ही इस व्हाट्सएप चैट में वो एक दिन सिर्फ युवा लोगों के लिए पार्टी रखने का भी जिक्र करती हुई पकड़ी गई। दीपिका को अब एनसीबी के सामने इन्हीं चैट से जुड़े सवालों का जवाब देना है। करिश्मा पहले ही इस चैट की बात को स्वीकार कर चुकी हैं। जांच के दौरान एनसीबी को दीपिका पादुकोण, करिश्मा और जया के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। ऐसी एक व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 शाम 7:44 की है, जिसमें दीपिका लिखती हैं, क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? इसके जवाब में जया लिखती हैं, अरे जबरदस्त, हम रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे, ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था, क्या सोशल लाइफ है हमारी? ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। जया के इस मैसेज के बाद दीपिका पादुकोण खुशी जाहिर करते हुए लिखती है, या कूल, मैं खुश हूं कि तुम भी आ रही हो। जिसके बाद जया लिखती है, आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक है। इसी दिन फिर रात 10:04 पर दीपिका फिर एक मैसेज करिश्मा को लिखती हैं, जिसमें वो पूछती हैं, तुम्हारे पास माल है? जिस पर करिश्मा जवाब में लिखती हैं, माल है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूं। करिश्मा फिर मैसेज लिखती हैं, अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूं। जिसके बाद दीपिका लिखती हैं, हाँ प्लीज। कुछ देर में करिश्मा जवाब देती है कि अमित के पास है और वो ला रहा है। इसके बाद दीपिका पादुकोण पूछती है, हैश है ना, वीड नहीं? तो जवाब में करिश्मा लिखती हैं, हाँ हैश। इसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर 2017 को दीपिका पादुकोण व्हाट्सएप चैट में जया से एक पार्टी करने का इरादा भी जताती हैं। दीपिका पादुकोण जया को लिखती हैं, मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ, बुधवार रात। अगले मैसेज में दीपिका लिखती हैं कि सिर्फ यंगस्टर यानी पार्टी में सिर्फ युवा ही आ सकते हैं। जिस पर जया खुशी जताते हुए लिखती है, ओ नाइस, बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयर कट में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। तुरंत दीपिका फिर मैसेज भेजती हैं, मुझे सोचने दो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। इंग्लैंड के केंट में तस्करों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। समंदर के रास्ते होने वाले हर गैर कानूनी काम पर अब इन ड्रोन की नजर 24 घंटे रहेगी और अपने इस काम को वो बखूबी निभाने भी लगे हैं। समंदर के रास्ते फ्रांस से अवैध तरीके से इंग्लैंड लाए जा रहे 30 लोगों को इन ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया। दिन हो या रात, इनकी सहायता से अधिकारी हर वक्त समंदर में अपने इलाकों पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए समंदर किनारे एक ठिकाना बनाया गया, जहां बैठकर अधिकारी उन्हें मीलों दूर से भी कंट्रोल करते दिखे। वो जिधर भी ड्रोन को भेजते, वो उस दिशा से उन्हें तस्वीरें भेजने लगते। Gathering images from the moment the boats are in French water. We're gathering evidence for prosecution. हर उड़ान के बाद इन ड्रोन की जांच की जाती है, जिससे उनकी किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दुरुस्त कर उन्हें फिर से मिशन पर भेजा जा सके। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को मानने की सलाह दी। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है,
उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हिमाचल के मंत्री महेंद्र ठाकुर कोरोना से ठीक हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने अनुभव लोगों के साथ बांटे। महेंद्र ठाकुर ने अस्पताल में बिताए दिनों को मुश्किल समय करार दिया। साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाने की सलाह दी। टेस्ट करने के उपरांत जो व्यक्ति पॉजिटिव आए उनको एक राय है कि उनको तो तुरंत जो है वो हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सरकारी राशन की दुकान पर कुछ लोगों ने हंगामा किया। आरोप है कि वहां मिल रहे गेहूं और चावल में कंकड़ मिले हुए थे, जिससे नाराज लोगों ने अनाज लेने से ही मना कर दिया। फिर हंगामा बढ़ते ही कई अधिकारी भी वहां पहुंच गए और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कौन व्यक्ति इसमें इस पूरी घटनाक्रम में दोषी है, इसको जांचने के लिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। यामी गौतम और विक्रांत मैसी की फिल्म गिनी वेज सनी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सावन में लग गई आग दिल मेरा। तो मुझे तू बोल सकता है? आपसे तुम तक आया हूँ, धीरे धीरे तुझ तक पहुंच ही जाऊंगा। ये गंदी लाइनें मारना नहीं छोड़ेगा ना तू? तू हाँ बोल दे, अभी के अभी छोड़ दूंगा। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ दुबई में खेले गए आईपीएल के छठे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली पर स्लो ओवर टेस्ट की वजह से मोटा जुर्माना लगाया गया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मैच में धीमी गति से ओवर डालने पर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को 12 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे, क्योंकि विराट की टीम ने तय वक्त में 20 ओवर का मैच पूरा नहीं किया था, जिस वजह से किंग्स 11 पंजाब की पारी काफी देर से खत्म हुई थी। आईपीएल के नियमों के मुताबिक अगर तय वक्त पर ओवर पूरे नहीं होते तो उस पर टीम के कप्तान पर जुर्माना लगाया जाता है। आईपीएल के सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कप्तान को धीमी गति से ओवर डालने पर सजा दी गई हो। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ विराट ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और सभी को रन लुटाता देख उन्होंने लगभग हर गेंद के बाद उनसे बातचीत की थी। इस मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया था। कोलकाता में लाइब्रेरी से लैस पहली ट्रैम की शुरुआत हो गई। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने धर्मतला से श्याम बाजार के बीच चलने वाली इस ट्रैम का किराया महज 20 रुपए रखा, ताकि किताबें पढ़ने के शौकीन लोग सफर के दौरान इस सुविधा का भरपूर फायदा उठा सकें। लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ट्रैम में कई तरह की किताबों का कलेक्शन रखा गया। ये है कोलकाता की पहली ट्राम लाइब्रेरी। किताबों का कलेक्शन देखिए, इसमें कोलकाता संबंधी किताबें भी हैं, जिससे लोग कोलकाता शहर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कॉलेज स्ट्रीट से होकर गुजरने वाली इस ट्रैम में मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी गई, ताकि लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें। कोरोना संकट के बीच शुरू हुई लाइब्रेरी से इस ट्रैम में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए सफर करते दिखाई दिए। दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी ने सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त के साथ साथ अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दीपिका से 3 अधिकारी पूछताछ करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा का है, जो इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के मुखिया भी हैं। इसके अलावा इस जांच टीम में सुनील कुमार, इंटेलिजेंस से नीरज कुमार भी शामिल होंगे। दीपिका के एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचते ही एक महिला अधिकारी उनसे साइन करवाएगी। इसके बाद दीपिका से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। पूछताछ के दौरान नियमों के मुताबिक एक महिला अधिकारी भी मौजूद रहेगी। पूछताछ के दौरान दीपिका का बयान लिखित रूप में भी रखा जाएगा और पूछताछ खत्म होने पर इस बयान पर उनसे साइन भी करवाए जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के लिए आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी उनसे पूछताछ करेगा और पूछताछ के दौरान नियमों के मुताबिक एक महिला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेगी और तमाम बड़े अधिकारी पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे और दीपिका का बयान लिखित रूप में भी रखा जाएगा। स्पेन के मैड्रिड में कोरोना की वजह से लागू नई पाबंदियों का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस वाले और प्रदर्शन कर रहे लोग एक दूसरे से सरेआम गुत्थम गुत्था होने लगे। कई पुलिस वाले लोगों को जमीन पर गिराकर पीटते दिखे तो कई प्रदर्शनकारी भी मौका मिलते ही पुलिस वालों पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। इसके बाद पुलिस बल की एक और टीम वहां पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को घसीटकर वहां से हटाने लगी। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि मैड्रिड के आसपास के सिर्फ उन्हीं इलाकों में सख्ती की गई जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। Se han puesto de confinamiento a determinados barrios que coincide que son
कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर और नारों के जरिए पाबंदियों का जमकर विरोध किया। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की पूछताछ का सामना कर रहे क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के नाम धर्मा प्रोडक्शन से जोड़े जाने पर करण जौहर की तरफ से सफाई दी गई है। करण जौहर की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा का धर्मा प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। करण जौहर के मुताबिक अगले अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कुछ समय के लिए क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा ने काम किया था, लेकिन अब दोनों ही धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं। इतना ही नहीं, करण जौहर की तरफ से सफाई में यह भी कहा गया कि वो क्षितिज और अनुभव को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते और वो अपनी निजी जीवन में जो कुछ करते हैं उसका धर्मा प्रोडक्शन से संबंध नहीं है। इसके अलावा करण जौहर ने 28 जुलाई 2019 की अपनी पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों को भी खारिज कर दिया। फ्रांस में एक इंजीनियरिंग स्कूल कुत्ते जैसे दिखने वाले एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहा है जिसके लिए खतरनाक मिशन को पूरा करना बच्चों का खेल होगा। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आने वाले वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरे जोखिम भरे कामों में रोबोट बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि कुत्ते जैसे डील डॉल वाला रोबोट उन जगहों पर बिना किसी दिक्कत के काम कर पाएगा जहां इंसान का पहुंचना मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। सामने आई तस्वीरों में फ्रांस के नौसी शहर में वो रोबोट कैंपस में इधर उधर घूमता नजर आया। वाकई किसी कुत्ते की ही तरह वो अपने आसपास होती हलचल को भांपता दिखा। रोबोट का संतुलन भी गजब का नजर आया। एक लड़के ने उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन रोबोट बिल्कुल तन कर खड़ा रहा। एक बार फिर कोशिश की गई, लेकिन धक्का देने पर भी वो जमीन पर नहीं गिरा। 4 टांगों वाला रोबोट बिना लड़खड़ाए सीढ़ियां चढ़ गया और उतर भी गया। उसे अपने आसपास लोगों की मौजूदगी का भी एहसास हो गया। छात्रों को देखकर वो ऐसे सिर हिलाता दिखा जैसे उनसे बात कर रहा हो। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना से निधन हो गया। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। उन्हें 5 अगस्त को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बालासुब्रमण्यम के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और रजनीकांत समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। एसपी बालासुब्रमण्यम ने 6 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मशहूर वकील बाबर कादरी की हत्या के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। एक दिन पहले कुछ आतंकियों ने बाबर कादरी को घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है उसको जल्दी से पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चाकू से हुए एक हमले में 4 लोग घायल हो गए। ये हमला मशहूर पत्रिका शार्ली एब्दो के पुराने दफ्तर के सामने हुआ। पुलिस ने इस हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर इसमें व्यापक सुधार की जरूरत और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी पर जोर देंगे। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण पहले रिकॉर्ड किया गया होगा। थाईलैंड के कंचनाबुरी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बीच चौराहे पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को एक कार जोरदार टक्कर मारती दिखी। बताया गया कि उस कार के तेज रफ्तार में होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके वीडियो में साफ दिखा कि कंचनाबुरी के एक चौराहे पर कार ने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर से उड़ा दिया। इससे पहले मोटरसाइकिल सवार सड़क पार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते दिखाई दिए, तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी उन्हें टक्कर मारते हुए सेकंडों में वहां से गायब हो गई। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार कुछ फीट हवा में उछलने के बाद सड़क पर गिर गए और उनकी मोटरसाइकिल भी कुछ दूरी पर जा गिरी। हालांकि उन दोनों को मामूली चोटें आईं और वो तुरंत ही वहां से उठ खड़े हुए। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें लोग एक बड़े चूहे को नहलाते दिखे, जो देखने में किसी हाथी से कम नहीं लग रहा था। सफाई कर्मियों का ये चूहा एक नाले से मिला था, जिसके बाद उस पर पाइप से पानी डाला गया और उसकी सफाई की गई। इलाके में इतने बड़े चूहे की खबर सुन लोग दहशत में आ गए और उसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। लोग इस विशाल चूहे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भी नजर आए। तभी एक महिला ने दावा किया कि वो चूहा उसका है और वो नकली है, जिसे उसने एक खास मौके पर सजावट के लिए बनाया था, लेकिन बारिश के बाद वो नाले में बह गया। पंजाब में किसानों के आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। एक दिन पहले कृषि बिल का विरोध करने वाले पंजाब के कई किसान संगठनों ने अलग अलग जिलों में रेल रोको आंदोलन शुरू किया था।
जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नाम के संगठन से जुड़े किसान भी रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। उन्होंने वहां टेंट गाड़ दिए और रेल की पटरियों पर दरी बिछाकर लाइन से बैठे दिखे। इस बीच कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल किसानों की सेवा के लिए आगे आए और उनके खाने का इंतजाम किया। ये लोग उन्हें चाय पिलाते और उनके लिए खाना पकाते नजर आए। यही नहीं, रेलवे ट्रैक पर कीर्तन भी किया गया। इस आंदोलन की वजह से बहुत सारी ट्रेनों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ा। हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन पर तो इसका साफ असर नजर आया। वहां रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें खड़ी दिखी। इस बीच रेलवे की तरफ से प्रदर्शन करने वालों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। रेल यातायात को सुचारू रूप से चलने दें और संपत्ति जो आप लोगों के दरखास्त पर बनाई गई है उसको नुकसान ना पहुंचाएं, करके मेरे आपसे विनम्र निवेदन। रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब आने वाली या वहां से जाने वाली करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई, क्योंकि रेलवे ने इनमें कई ट्रेनें रद्द कर दी और कई का रूट बदल दिया। सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर आने वाली या वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर पड़ा। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि 26 सितंबर तक मुंबई से अमृतसर तक चलने वाली गोल्डन टेम्पल मेल को हरियाणा के अंबाला तक ही चलाया जाएगा। इसके अलावा बिहार, असम और कोलकाता से अमृतसर तक चलने वाली ट्रेनों पर भी आंदोलन का असर पड़ा, क्योंकि 3 दिनों तक इनमें कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। यही नहीं, कुछ ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया और उन्हें 27 सितंबर से चलाने का फैसला किया गया। हालांकि इस दौरान रेलवे ने मालगाड़ियां चलाना जारी रखा ताकि जरूरी चीजों की किल्लत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद एलएनजेपी अस्पताल से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिसोदिया को कोरोना के साथ डेंगू भी हो गया है, जिससे उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में 11 वार्ड को रेड जोन घोषित कर दिया गया। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। इस आदेश के बाद अब लोगों से बिना वजह बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जोगेश्वरी इलाके से ड्रग्स की काफी खेप बरामद की। साथ ही इस तस्करी के आरोप में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस ड्रग्स की खेप की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया। अनुष्का शर्मा ने कमेंट्री के दौरान की गई सुनील गावस्कर की एक टिप्पणी पर सवाल उठाए और उनसे जवाब मांगा। एक दिन पहले आईपीएल मैच के दौरान गावस्कर ने विराट कोहली के प्रदर्शन पर यह टिप्पणी की थी। साथ ही गावस्कर ने लॉकडाउन के दौरान अनुष्का की गेंदबाजी का भी जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने किसी पत्रकार की कोरोना से मौत होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी ने 4 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी के सामने रकुलप्रीत ने साल 2018 में रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स को लेकर हुई चैट वाली बात कबूल कर ली और बताया कि इस चैट के जरिए रिया अपना सामान यानी ड्रग्स मंगवा रही थी, जो तब यानी 2018 में उनके ही घर पर था। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ में खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया। सुशांत केस में जांच के दौरान पता चला कि सारा अली खान की सुशांत से नजदीकियां थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ड्रग्स कनेक्शन में भी उनका नाम है। इसी के बाद एनसीबी ने उन्हें आज जांच के लिए मुंबई हेडक्वार्टर्स बुलाया है। सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ की थी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया का दावा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुशांत को ड्रग्स की लत लग गई थी और सारा अली खान भी ड्रग्स लेती हैं। सुशांत की मैनेजर जया साहा की व्हाट्सएप चैट से ही दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद कई बड़ी अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है, जिसमें से एक है सारा अली खान। और इस वक्त हम खड़े हैं सारा अली खान के मुंबई स्थित जुहू के इमारत के सामने, जहां आप देख सकते हैं इसी घर में सारा अली खान अपनी मां और भाई के साथ रहती है। और सारा अली खान को आज एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां उनकी पूछताछ की जाएगी ड्रग कनेक्शन को लेकर। और देख सकते हैं कि करीब 11 बजे जो है सारा अली खान को एनसीबी दफ्तर हाजिर होना है। और आज सुबह से ही मुंबई पुलिस ने सारा अली खान के घर के सामने सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई पुलिस की बड़ी वैन भी है। सारा अली खान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एनसीबी मामले में, ड्रग कार्टेल मामले में, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो सुशांत सिंह मामले में, क्योंकि बताया जाता है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह की दोस्ती बहुत गहरी थी। और सारा अली खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ फिल्म करके की थी। और ऐसे में सारा अली खान का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन को लेकर और साथ ही साथ सुशांत मामले को लेकर। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम दिखा दें कि यहाँ पर सारा अली खान के घर के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीब बताया जा रहा है कि सारा अली खान करीब 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल सकती है और एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती है। सारा अली खान के बयान के बाद कई खुलासे
कई खुलासे जो है वो सुशांत सिंह मामले में हो सकते हैं। बिहार के अररिया में उफान पर बह रही नूना नदी ने कई इलाकों को दहशत से भर दिया। वहां नदी का जलस्तर खतरनाक होने से कई मकान भी उसमें समा गए, जिसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मकान नदी में गिरते हुए दिखाई दिया। नदी के कटाव की वजह से मकान पहले ही कमजोर हो चुका था, जिसके बाद उसमें रह रहे लोग बाहर आ गए थे। इस वजह से वहां बड़ा हादसा होने से भी टल गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को सैलाब निगल चुका है और आरोप है कि लोगों को प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। गुजरात के कच्छ से एक दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक वकील की हत्या कर दी। ये घटना कांग्रेस के एक विधायक के दफ्तर के नीचे हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि वो बदमाश पहले से ही उस वकील पर हमला करने की फिराक में खड़ा था और जैसे ही वो वकील सड़क से होते हुए दफ्तर की ओर मुड़ा, बदमाश चाकू निकालकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसके बाद उसने चाकू से ताबड़तोड़ उस वकील पर कई वार किए। तस्वीरों में दिखा कि उस वक्त आसपास कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उस वकील की मदद के लिए आगे नहीं आया। हमला करने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गया। पीछे से घायल वकील भी निकलता हुआ दिखाई दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। LAC पर तनाव के बीच चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए तिब्बत में अपनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के कमांडरों के बीच LAC पर शांति बहाल करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ऐसे वीडियो जारी कर उकसावे की कार्रवाई से भी बाज नहीं आ रहा। ये तस्वीरें तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना के अभ्यास की हैं, जिसमें उसने रात के अंधेरे में अपने हथियारों की नुमाइश की। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े गए। इस ड्रिल में सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया और टैंकों से हवा में एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जो वहां बनाए गए 47 नकली ठिकानों पर जाकर गिरे। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भभकी देना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चाकू से हुए हमले में 4 लोग घायल हो गए। ये हमला फ्रांस की मशहूर मैगजीन शार्ले एब्दो के पुराने दफ्तर के पास हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया और पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए कई दुकानों की भी तलाशी लेती नजर आई। हालांकि हमले का शिकार हुए लोगों को पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया था। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। पेरिस में इन दिनों 7 जनवरी 2015 को शार्ले एब्दो के दफ्तर पर हुए हमले की सुनवाई चल रही है। ब्रिटेन में हाइड्रोजन से चलने वाले एक विमान की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। दावा है कि यह हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जो हवाई सफर की काया पलट कर देगा। क्योंकि अपनी 20 मिनट की उड़ान में हवाई जहाज ने रत्ती भर भी वायु प्रदूषण नहीं फैलाया, और तो और ये ज्यादा आवाज भी नहीं करता। ब्रिटेन के बेडफोर्डशायर में विमान रनवे पर कुछ मीटर दौड़ने के बाद आराम से टेक ऑफ कर गया और हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिना किसी दिक्कत के उड़ता नजर आया। मेहनत रंग लाई तो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। 20 मिनट हवा में रहने के बाद हवाई जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। 6 सीटों वाले विमान को बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार भी आर्थिक मदद दे रही है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक विमान से करीब 400 किलोमीटर की छोटी दूरी का सफर मुमकिन हो पाएगा। यूपी के कानपुर में गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी गंगा नदी के किनारे खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को जल्द योजना बनाने के निर्देश दिए। आतंकियों के हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान नरेश उमराव बडोले को नागपुर में अंतिम विदाई दी गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उन्हें फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग की थी, जिसमें जांबाज नरेश उमराव शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच फोन पर बात हुई। इसमें पीएम मोदी ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने कोरोना संकट से उबरने के बाद दोनों देशों के शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें भारत आने का न्योता दिया। दिल्ली के नंदनगरी में एक बस ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। यह हादसा होते ही वहां भीड़ जुट गई और उसने गाड़ी पर पथराव कर दिया। हालांकि फिर पुलिस ने हंगामा कर रहे इन लोगों को शांत करवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा पंडालों को आर्थिक मदद देने के ऐलान पर सियासत गरमा गई।
मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट पैदा हो गया है, इसलिए हर दुर्गा पूजा पंडाल को राज्य सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। এবারে যেহেতু আপনাদের প্রবলেমটা একটু বেশি আছে, এবারে রাজ্য সরকার আপনাদের 50,000 টাকা করে দেবে। लेकिन बीजेपी ने ममता के फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया और उन पर निशाना साधा। अगले विधानसभा चुनाव के पहले ये जिसको कह सकते हैं शेष पूजा है, अब है कि सबको खुश करो। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच दरभंगा में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक जीवेश कुमार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके के लोगों का आरोप है कि जाले सीट से बीजेपी विधायक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इलाके के लिए कुछ नहीं किया, जिस पर लोग पहले से गुस्से में थे। ऐसे में जब विधायक उनके बीच पहुंचे तो उन्हें विरोध दर्ज कराने का मौका मिल गया। बीजेपी विधायक ने वहां बने एक स्कूल का तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ भीड़ इस कदर बिगड़ी कि वो ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाए। कुमार चोर है, चोर है, चोर है। जीवेश कुमार चोर है। जीवेश कुमार को इलाके के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। यही नहीं, जब तक वो वहां से निकले नहीं तब तक उनके खिलाफ नारे लगते रहे। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जब विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बता दिया। तो सज्जन आकर किसी के बहकावे में मुर्दाबाद कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए। जीवेश कुमार दरभंगा की जाले सीट से विधायक हैं और ऐसी खबरें हैं कि वो इस बार भी इस सीट से टिकट की दौड़ में आगे हो सकते हैं। खबर है कि ड्रग्स मामले में धर्मा प्रोडक्शन के 2 अधिकारियों से हुई पूछताछ के बाद अब फिल्म निर्माता करण जौहर की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पूछताछ में एनसीबी को धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा के खिलाफ कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद ड्रग्स तस्करी के आरोप में घिरे अंकुश नाम के शख्स के संपर्क में था। ये वही अंकुश है जिसे एनसीबी ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर और करण जौहर के करीबी अनुभव चोपड़ा की कड़ी भी ड्रग्स तस्करों से जुड़ती हुई नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि एनसीबी 2019 में करण जौहर के घर पर हुई एक पार्टी के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।